नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर दूसरे घर में डेंगू के मरीज आपको मिल रहे हैं। वायरल फीवर भी चल रहा है, साथ-साथ टाइफाइड भी चल रहा है। इसको लेकर मैं पहुंची हूँ देहरादून के एक अस्पताल में। नाम है आरोग्य मेडिसिटी इंडिया और जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर महेंद्र राणा जी। महेंद्र राणा जी बताएंगे हमें कि किस तरह से हमको उपचार करना है यदि आपको डेंगू हो जाए, तो किस तरह से क्या हमें सावधानी लेनी है, किस तरह से हम आयुर्वेद में उस इलाज को ढूंढ सकते हैं और जो हमारे घर में ही चीजें होगी उसी से हम डेंगू अपना ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर महेंद्र राणा जी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड जी, टाइम्स में। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जिस तरह से डेंगू के जैसे बरसात होते ही, क्योंकि इस बार बरसात ने काफ़ी तबाही की है। अगस्त के महीने में हुई बरसात और अब मैदानी भागों में एक तो बाढ़ जैसी समस्या, ऊपर से पानी जगह-जगह रुक गया तो हुँ, उससे भी डेंगू, बुखार और जो बरसाती जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ हाँ, होती सही। है, वो हो गई है। तो सर उससे किस तरह से हम बचें? सबसे पहले बचने का आप आयुर्वेद में किस तरह से हम बचें कि वो बीमारियाँ हमको ना हो? देखिए, ये हकीकत है और इस समय का जो करंट सिनेरियो है, उसमें डेंगू जो है हर दूसरे घर में डेंगू का मरीज़ पाया जा रहा है और उसका कारण भी जैसा आपने बताया क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा था और बहुत पानी इस समय बरसा है। लेकिन डेंगू में एक चीज़ और भी है कि केवल जो है वो गंदे पानी में उसके मच्छर नहीं पनपते हैं। अगर आपकी छतों में या खाली बर्तनों में, पानी की टंकियों में अगर आपका साफ पानी भी है, तो उसमें भी डेंगू का लार्वा पनपता है और डेंगू मच्छर क्योंकि ये डेंगू फ़ीवर का एक कैरियर होता है क्योंकि एक्चुअली में डेंगू फ़ीवर एक वायरल फ़ीवर है, लेकिन वो हम ह्यूमन बॉडी में जो है उसी मच्छर के द्वारा आता है नकली एडीज़ जिसको कहते हैं, एडीज़ मॉस्किटो के द्वारा। तो जितना भी इस समय जगह-जगह पे लोगों ने छतों में अगर उनके छत में पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो बारिश का है या नॉर्मल ऐसा पानी रखा हुआ है और वो कई दिनों से इकट्ठा है, तो उसके द्वारा भी जो है ये मच्छर जो है चारों तरफ फैल जाता है और इस प्रकार से जो है डेंगू का प्रसार जो है वो लगभग पूरे उत्तर भारत में ही पाया जा रहा है, हर जगह डेंगू फैला हुआ है। अब जहाँ तक आपने बात की कि आयुर्वेद में डेंगू से कैसे बचना है, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में भी यही कहा गया है जो सावधानियाँ इस समय मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि एक तो आप जो है क्योंकि डेंगू का मच्छर आपके पैर घुटनों के नीचे ज़्यादा काटता है, तो आप जो है जैसे बहुत सारे लोग हाफ पैंट पहनते हैं, उमस की वजह से स्वाभाविक भी है, तो वो कोशिश करें कि पूरे-पूरे कपड़े पहने जिससे कि डेंगू का मच्छर उनको जो है डायरेक्ट बाइट ना कर सके और साथ ही साथ में चारों तरफ घर के अपने पानी को चेक करें, कहीं कोई खुला पानी ना हो और पूरी सफाई साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरीके से डेंगू के लक्षण आ रहे हैं, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं डेंगू के कि आपको जो है बुखार आने लगता है, साथ ही साथ में जो है सर दर्द होने लगता है या पिंडलियों में पेन होने लगता है और जो एक जनरल वीकनेस जिसको हम लोग कहते हैं कि कमजोरी आने लगती है, तो आप प्रारंभिक अवस्था से ही एक तो खूब फ्लूइड लेना शुरू करें, खूब पेय पदार्थों का सेवन करें और खास करके जैसे नारियल पानी है या आपका फलों का जो जूस होता है, इसको लें। सामान्य रूप से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोन डी का पानी वो पी सकते हैं और खूब पानी पिएँ जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। जितना आप पानी पिएँगे उतना आपको जो है डेंगू से बहुत जल्दी रिकवरी होने के चांस बढ़ते हैं। सर, जैसे हम घरों में मॉस्किटो ऑयल का यूज़ करते हैं, एक मशीन होती है उसके हुँ, लिए और जो हमारे पास रिफ़िल भी आती है, उसका भी बिल्कुल। हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऐसे हैं आयुर्वेद में जिसको हम जला के जिसकी सुगंध से मच्छर हुँ। ना आएँ? बिल्कुल, ये तो सदियों से जो हमारा प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद है, उसमें जो है धूपन क्रिया के बारे में वर्णन किया गया है और ख़ास करके जो बरसात का मौसम है, उसमें आपका नीम की सूखी लकड़ियाँ हो गई, हमारा गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, उससे इसके अलावा जो है और भी कई ऐसे द्रव्य हैं जो सुगंधित होने के साथ-साथ आपके जो है ये जितने भी कीट-पतंगे हैं, उनको भगाने का काम करते हैं। तो उनका प्रयोग करके आप जो है मच्छरों से भी दूर रह सकते हैं, साथ ही उन सुगंधित द्रव्यों से जो वोलेटाइल ऑयल आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो आपके एंटीवायरल होते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य है बल्कि मैं ज़रूर इसका ज़िक्र करना चाहूँगा आयुर्वेद में कि जो हमारे घर-घर में जो है तुलसी का पौधा होता है, आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ एंटीवायरल तुलसी को ही कहा गया है।
तो तुलसी के जो सूखे पत्ते हैं, उनको भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं धूपन द्रव्य के रूप में, नीम की सूखी लकड़ी के साथ और साथ में तुलसी के पानी का सेवन कर सकते हैं और तुलसी के पत्तों को आप जो है अपने चाय में या फिर जो है अलग-अलग प्रकार से उसका प्रयोग करके भी आपके अंदर बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी और वायरस के प्रति और ये जो आजकल वायरल फीवर, डेंगू का फीवर चल रहा है, इनके प्रति आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। सर जिस तरह से मॉडर्न साइंस में एक कोई ऑयल है बच्चों को उसको लगाते हैं उसके बाद उसको मच्छर नहीं काटते लेकिन वो हार्मफुल भी है क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, केमिकल है तो बिल्कुल। ऐसा कुछ जो हम अपने घरों में जो छोटे बच्चे हैं हाँ, क्योंकि हाँ, बच्चों को हाँ। तो हम नहीं रोक सकते बिल्कुल, वो बिल्कुल, खेलने जाएंगे बिल्कुल, बाहर जाएंगे बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कोई ऑयल्स जो हम बच्चों को लगाएं और जी, जी। हम टेंशन फ्री हो जाएं सारी जी। माएँ दादा बिल्कुल, दादी। देखिए नीम का जो तेल है, वो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करता है और आजकल आसानी से नीम का तेल मिल जाता है। इसके अलावा भी आप अन्य तेल भी जैसे नारियल तेल है, तिल का तेल है, इनको भी अगर लगाएँगे, तो क्योंकि मॉस्किटो ज़्यादातर जो है, वो जो आपके वोलेटाइल ऑयल होते हैं, उनसे दूर भागता है। तो आपको किसी केमिकल युक्त किसी लिक्विड को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में नीम का तेल रखिए, नहीं तो आयुर्वेद में महामृच आदि तेल आता है। इसके अलावा नारियल का तेल हर घर में मिल जाता है। आप इसकी मालिश भी अगर बच्चों को करते रहेंगे, तो न केवल उनकी स्किन में स्निग्धता मिलेगी, बल्कि इस प्रकार से मॉस्किटो से भी उनका बचाव हो जाएगा और वो डेंगू के खतरे से भी बाहर रहेंगे। सर ये तो हुई बचाव की बात। अब हम बात करते हैं यदि हमें डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है तो जी, ऐसे में हमें क्या करें? जी। जिससे कि हमारा ये रिकवरी जल्दी हो जाए? बिल्कुल। देखिए, अगर आपको डेंगू फ़ीवर हो ही गया है, उसके सारे सिम्पटम्स आने लग गए हैं, तो डेंगू का एक सिद्धांत तो सबसे पहले ये है कि फ्लूइड की कमी बॉडी में ना होने दें। खूब सारा तरल पदार्थ पीते रहें, चाहे वो सूप के रूप में है, चाहे वो आपका जूस के रूप में है और इसके अलावा भी जिस प्रकार से भी आप नारियल पानी है, उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दें। आप जितना बिस्तर पे लेटे रहेंगे, उतनी जल्दी आपको डेंगू से रिकवरी मिलेगी और जितना आपका शरीर हिलेगा, आपका कमर हिलेगा क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स टूटते हैं और प्लेटलेट जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बोन मैरो होती है, वहाँ से उसका रेटिकुलर जो हमारा सिस्टम होता है, वहाँ से उसका फॉर्मेशन होता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जितने रेस्ट में रहेगी, उतनी जल्दी हमें डेंगू से आराम मिलेगा। अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही हमें डेंगू के सिम्पटम आते हैं, हम लोग नॉर्मली एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं, चाहे वो पैरासिटामोल है या डिक्लोफेनेक है, उनको ले लेते हैं। उससे सिम्प्टोमेटिकली हमें रिलीफ मिल जाता है बुखार से और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि डेंगू का वायरस आपके अंदर गया है, तो वो अपना काम करते रहता है और जब वो प्लेटलेट इतनी तोड़ देता है कि वो 1.5 लाख से नीचे आ जाती है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है, तब हम लोग सावधान होते हैं कि अरे! हमें डेंगू हो गया है, अब इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना है या डॉक्टर के पास जाना है। अगर प्रारंभिक लक्षणों में ही आपने कंप्लीट बेड रेस्ट लिया और साथ में खूब फ्लूइड डाइट ली, तो उससे भी आप जो है बहुत आसानी से रिकवर हो सकते हैं। सर जैसे कि कहा जाता है पपीते के पत्ते और इसके अलावा गिलोई और फिर बात आती है बकरी का दूध। हुँ। तो इस इनको किस मात्रा में किस तरह से लें? जी, बिल्कुल देखिए जैसे पपीते का पत्ता और गिलोय है, ये तो आप अपने नज़दीकी जो अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनकी सलाह से क्योंकि इसमें व्यक्ति का वज़न कितना है, उसकी उम्र कितनी है, उसको साथ में क्या है, उसके आधार पे चिकित्सक को निर्धारित करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बकरी का दूध है, आप ताज़ा बकरी का दूध जो है उम्र के हिसाब से 1 पाव से लेकर के और 100 एमएल, 50 एमएल जितनी जिसकी उम्र और पचाने की क्षमता है, उसको ले सकते हैं क्योंकि बकरी के दूध से ब्लड फ्लो अच्छा बना हुआ रहता है और एक एनर्जेटिक मिल्क माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से बकरी का दूध, जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और ये आपके लिए लाभ ही करेगा। सर गिलोय जे की बात आपने की, मैं जी। गिलोय की भी बात बता देता हूँ कि गिलोय क्योंकि हमारे यहाँ त्रिदोषज्ञ है और साथ में जो है वो वात का शमन करती है और जितने भी वायरल फीवर होते हैं, उनको हमारे यहाँ वातज ज्वर या विषम ज्वर कहते हैं क्योंकि ये चढ़ते-उतरते रहते हैं लगातार, कंटिन्यू नहीं होते हैं और इस वातज ज्वर को या विषम ज्वर को का शमन करने के लिए गिलोय को सर्वश्रेष्ठ औषधि कहा गया है। साथ ही साथ में वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके जो है वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। सर बात आती है कि बच्चों में वैसे डेंगू का प्रकोप कम देखा जाता जी। है। तो इसका क्या कारण है कि वायरल फीवर तो बच्चों को होता है जी, और जी, जी। प्रॉब्लम्स भी आती है, जी। लेकिन डेंगू का इसके बारे में बता दीजिए? देखिए, जो बच्चों में जो है क्योंकि लगभग 5-6 साल के तक के जो बच्चे होते हैं, एक हिसाब से उनमें जो इम्यून सिस्टम होता है, उसमें हमारे ऐसे एंटीजन रहते हैं
कि ऐसे एंटीबॉडीज़ रहते हैं कि जिसमें लिम्फोसाइट की मात्रा पर्याप्त रहती है और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी क्योंकि बाल्य अवस्था कफ प्रधान अवस्था है, उसमें कफ़ज बीमारियाँ तो आसानी से हो जाती हैं, लेकिन वात जैसे मैंने कहा डेंगू को एक वातज ज्वर है, विषम ज्वर है, तो उसका प्रकोप कम पाया जाता है। तो इसका कारण जो है उनके अंदर पाए जाने वाले वो एंटीबॉडी हैं जो आसानी से जो है वायरल एंटीजन के खिलाफ जो है अपना रिएक्शन करते हैं। जी। जैसे कि बच्चों में ये भी देखा जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे, तो हर मौसम बदलते ही उनको सर्दी, जुकाम, हुँ। खाँसी मतलब ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको कई डॉक्टर चेंज करने पड़ते हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ। आयुर्वेद में पहले से हम क्या प्रिकॉशन लें कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ना हो? जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आयुर्वेद के अनुसार जो बाल्य अवस्था है वो कफ प्रधान अवस्था होती है। इसी ऐसे ही युवावस्था जो है वो पित्त प्रधान अवस्था होती है और वृद्धावस्था जो है वो वात प्रधान होती है। तो उसी हिसाब से इन वात, पित्त, कफ के हिसाब से ही उस उम्र में रोग होते हैं क्योंकि जो आपने कहा सर्दी, जुकाम होना, जल्दी सीज़नल चेंजेज़ पे जो है जल्दी-जल्दी जो है कफज ज्वर होना, ये इसी कारण से है क्योंकि वो कफ प्रधान अवस्था के बच्चे हैं और जो प्रिकॉशन वाली जो बात है, सबसे अच्छा प्रिकॉशन कफ के लिए माना जाता है, शुद्ध शहद का सेवन। तो बच्चों को जो है शहद दे सकते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध पिलाने की आदत डालनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा आप तुलसी के पत्तों का रस, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनको सीज़नल जो आपको बीमारियाँ होती हैं, ऋतु परिवर्तन के समय जो उनको कफ का प्रकोप होता है, वो नहीं होगा। ये आयुर्वेद में कहा गया है। और सर ये तो आपने बता दिया डेंगू और बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशन देने चाहिए और कोई एक मैसेज क्योंकि स्कूल्स हैं बच्चों को हाफ पैंट बोला हुँ, जाता है हुँ। पहनने को तो एक मैसेज आपकी तरफ से कि छोटे बच्चे भी इस तरह की बीमारी जैसे भले डेंगू का प्रकोप उन पे कम होता है कम लेकिन लेकिन अन्य है। मच्छर तो हैं ही हाँ, अन्य हाँ, चीजें बिल्कुल, तो हैं बिल्कुल। तो इस तरह का एक मैसेज आप माता पिताओं को और स्कूल्स को बिल्कुल, आप दे मैं सभी सकते हैं। स्कूल्स वालों को भी और माता-पिता को भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, तो अगर उनके यहाँ हाफ पैंट पहना के भेज रहे हैं, तो उसको ज़रूर परिवर्तित करें और फुल पैंट में ही बच्चों को भेजें। बच्चे सॉरी पेरेंट्स और जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, वो आपस में कम्युनिकेट करके इस प्रकार से सावधानी बरतें कि बच्चों को भी वो मच्छर ना काटे क्योंकि कुछ बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है और उनको डेंगू का खतरा रहता ही है। इसके अलावा वायरल फीवर है, साथ ही साथ में कई बार वायरल के साथ-साथ बहुत लोग बच्चों को जो है टाइफाइड हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें फुल कपड़े ही बरसात में पहनने चाहिए, जब जिस समय की बहुत ज़्यादा मच्छर आपके वातावरण में पनप रहे हों। सर मेरा लास्ट सवाल है कि डेंगू और जो बरसाती जो बीमारियां हैं उनके लिए हम आयुर्वेद को ही क्यों चुने एलोपैथिक में क्यों ना जाएं? देखिए, एक बार अगर जो है किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे डेंगू हो जाता है, तो वो तो उनकी चॉइस है। आयुर्वेद भी पूरी तरह से सक्षम है डेंगू को ठीक करने में और एलोपैथिक साइंस भी जो है अपने तरीके से उसको कवर करती है, ठीक करती है। लेकिन जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है, एलोपैथी में क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि इम्यूनिटी ही एक ऐसा बैरियर होती है कि जो आपकी बीमारी और आपके शरीर के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ी रहती है। तो एलोपैथी में प्रिवेंशन का सिद्धांत इतना मजबूत नहीं है और आयुर्वेद में प्रिवेंशन का सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा मजबूत है और हमारे पास ऐसी-ऐसी नेचुरल जड़ी-बूटियाँ हैं, ऐसी नेचुरल प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे काम करती है, उसको मजबूत बनाती है। और अभी आपने कोरोना में भी देखा कि उस समय भी जहाँ इम्यूनिटी की बात आई, वहाँ पे आयुर्वेद ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में खड़ा रहा और जहाँ पे किसी को इमरजेंसी सेवा की इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ एलोपैथी का उपयोग किया गया। तो दोनों साइंस की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी विशेषताएँ हैं और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो उसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, बात करने के नमस्कार। लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र राणा जी जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है डेंगू को लेकर और जो बरसात की जो बीमारियां हैं उनको लेकर। तो आप इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। देहरादून से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।